बिहार में एक ऐसा दौर भी था जब औरतें बच्चों को गोद में लेकर खेतों की तरफ भाग रही थी। मर्द अपने ही पड़ोसियों को पहचानने से डर रहे थे और पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा था कि हमसे गलती क्या हो गई। नोआखली से जान बचाकर भागे हिंदुओं का जब पहला जत्था बिहार पहुंचा तो अपने साथ एक खौफनाक कहानियों का सैलाब लेकर आया। इन लोगों की आंखों में दहशत थी और जुबान पे वो दास्तां जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। सड़कें लाशों से पट गई, घर जला दिए गए और इंसानियत सरेआम कत्ल हुआ। बिहार के लोगों की जुबान पे तो हरदम रामायण की चौपाइयां रहती थी, ये कैसे हो गया? और ये शब्द महात्मा गांधी के थे। जब भी हम बंटवारे की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? पंजाब की खून से सनी ट्रेनें, बंगाल के उजड़े हुए खेत। लेकिन इतिहास की किताब का एक पन्ना ऐसा है जिसे शायद जानबूझकर पलट दिया गया। एक ऐसा अध्याय जो बिहार के सीने में आज भी दफन है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे यानी साल 1946 में चलना होगा। भारत की आज़ादी अब दूर नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत का नक्शा कैसा होगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। एक तरफ थी मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पे अड़ी थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो एक अखंड भारत चाहती थी। वही अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति की आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चल रहे थे। इसी सियासी खिंचातान के बीच मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी सीधी कार्रवाई दिवस का ऐलान कर दिया। उस दिन बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बंगाल में उस वक्त मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता की सड़कों पे जो हिंसा हुई उसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से भी जाना गया। सिर्फ 4 दिनों के अंदर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 4 से 5 हजार लोग मारे गए। सड़कें लाशों से पट गई, घर जला दिए गए और इंसानियत सरेआम कत्ल हुआ। कलकत्ता बारूद के ढेर पर बैठा था और ये चिंगारी अब पूरे बंगाल में फैलने वाली थी। कलकत्ता की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अक्टूबर 1946 में इसकी लपटें पूर्वी बंगाल के नोआखली और तिप्पपेरा जिलों तक पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू गांव पर हमला बोल दिया, और ये सिर्फ मारकाट या लूट नहीं थी, ये किसी की पहचान मिटाने की कोशिश थी। हिंदुओं का जबरन धर्म बदला गया, जिन्होंने मना किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर जाति हुई, कई को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया। एक अनुमान के मुताबिक बहुत से हिंदुओं की हत्याएं हुई, लाखों लोग बेघर हो गए। नोआखली की इस हिंसा ने पूरे देश को हिला के रख दिया, और ये सिर्फ दंगा नहीं था, एक संदेश था कि आने वाला भविष्य कितना भयानक हो सकता है। जिन्ना का एक बयान इतिहास में दर्ज है, मुझे केवल 2 ही संभावनाएं दिखाई देती है, या तो विभाजित भारत या तो नष्ट भारत। और ये खुली चेतावनी थी और इसका असर दिखना तय था। बिहार और बंगाल का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। उस समय बिहार के लाखों मजदूर कोलकाता के जूट मिलों और कारखानों में काम करते थे। जब कलकत्ता और नोआखली में हिंसा भड़की तो बिहार में बैठे परिवारों को अपनों की चिंता सताने लगी। जल्द ही ये चिंता खौफ और गुस्से में बदल गई। नोआखली से जान बचाकर भागे हिंदुओं का पहला जत्था जब बिहार पहुंचा तो अपने साथ एक खौफनाक कहानियों का सैलाब लेकर आया। जो ट्रेनें कल तक मजदूरों को लाती ले जाती थी, अब ये शरणार्थियों से खचाखच भरी थी। इन लोगों की आंखों में दहशत थी और जुबान पे वो दास्तां जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर जलाए गए, कैसे परिवार वालों को उनकी आंखों के सामने मारा गया और कैसे महिलाओं की इज्जत सरेआम नीलाम हुई। स्थानीय अखबारों ने भी इन कहानियों को हवा दी। सर्चलाइट और प्रादीप जैसे अखबारों ने नोआखली की घटनाओं पर तीखी संपादकीय लिखी। भड़काऊ पर्चे बांटे जाने लगे जिनमें नोआखली का बदला लेने की बात कही गई। खून का बदला खून और जैसे को तैसा जैसे नारे हवा में गूंजने लगे। और फिर 24 अक्टूबर 1946 को बिहार में बदले की वो आग भड़क उठी जिसका डर था। जो नोआखली में हिंदुओं के साथ हुआ था अब वही बिहार में मुसलमानों के साथ होने लगा। यहाँ हिंदू बहुसंख्य थे और मुसलमान अल्पसंख्यक। नफरत की लहर गांव में फैल गई। शुरुआत छपरा सारण जिले से हुई और देखते ही देखते पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिले चपेट में आ गए। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। शुरुआत में सरकार इस हिंसा के पैमाने को समझ ही नहीं पाई। पुलिस बल नाकाफी था और कई जगहों पे बस तमाशा देखता रहा। कुछ मामलों में तो पुलिस पर दंगाइयों का साथ देने का भी आरोप लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि जवाहरलाल नेहरू को दखल देना पड़ा।
नेहरू बिहार की हालत देखकर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दंगाइयों पर हवाई जहाज से बम गिराने तक की धमकी दे डाली। हिंसा में हुए मौत के आंकड़े पर आज भी बहस होती है। कांग्रेस सरकार ने मरने वालों की संख्या करीब 2000 बताई, तो मुस्लिम लीग ने यह आंकड़ा 25 से 30,000 तक बताया। हालांकि इन बड़े आंकड़ों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। आंकड़े जो भी हो, सच ये था कि बिहार की धरती अपनों के ही खून से लाल हो रही थी। नोआखली का बदला बिहार में लिया जा रहा था। नफरत का एक चक्र शुरू हो गया था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच एक 77 साल का बूढ़ा इंसान जो उस समय नोआखली के जले हुए गांव में शांति के लिए भटक रहा था, उस तक बिहार की खबरें पहुंची और उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही बिहार था जिसने उन्हें महात्मा बनाया था और आज वही बिहार इंसानियत को शर्मसार कर रहा था। उस शख्स का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मुझे बिहार से ऐसी उम्मीद न थी। बिहार ने ही मुझे देश भर में पहचान दिलाई थी, लेकिन यह दंगा बहुत बुरा हुआ। बिहार के लोगों की जुबान पर तो हरदम रामायण की चौपाई रहती थी। ये कैसे हो गया? जब उन तक बिहार में हो रहे कत्लेआम की खबरें पहुंची, वे उस समय खुद नोआखली में हिंदू पीड़ितों के आंसू पोंछ रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस बिहार ने उन्हें चंपारण सत्याग्रह से एक राष्ट्रीय पहचान दी, वही बिहार आज बदले की आग में जल रहा है, तो वो अंदर तक हिल गए। वहीं ब्रिटिश अखबार द स्टेटमैन ने 7500 से 10,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया। बाद में बिहार विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने माना कि दंगों में करीब 5000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की रिपोर्ट है। नवंबर 1946 में जब हिंसा अपने चरम पर थी, तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लियाकत अली खान जैसे बड़े नेता बिहार पहुंचे। उन्होंने हवाई जहाज से दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो देखा उससे वे दहल गए। लेकिन असली असर तब हुआ जब महात्मा गांधी ने बिहार आने का फैसला किया। 5 मार्च 1947 को गांधी जी पटना पहुंचे। आते ही उन्होंने अपने कांग्रेसी साथी को कड़ी फटकार लगाई। गांधी जी सिर्फ भाषण देने नहीं आए थे, वे लोगों का दर्द सुनने आए थे। वे जले हुए घरों के खंडरों में जाते, पीड़ितों के परिवारों के साथ बैठते और उनकी आपबीती सुनते। उनकी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव जहानाबाद जिले के गांव थे। एक गांव में हिंसा पर उतारू भीड़ से उन्होंने सीधे कहा कि अगर आप लोग मारकाट बंद नहीं करेंगे तो मैं इसी गांव में आत्महत्या कर लूंगा। एक 77 साल के निहत्थे बूढ़े की इस धमकी का असर किसी भी सेना या पुलिस से ज्यादा हुआ। गांधी जी सिर्फ पीड़ितों से नहीं मिले, वे उन लोगों से भी मिले जिन पर दंगा भड़काने का आरोप था। वे हिंदू गांव में जाते और उन्हें उनके राज धर्म की याद दिलाते, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है। गांधी जी मार्च की शुरुआत में बिहार पहुंचे और मई के अंत तक यानी करीब 3 महीने तक गांव-गांव घूमते रहे, जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया कि अब शांति लौट आई है। उनकी इस यात्रा ने जादू का काम किया। जिस हिंसा को सरकार नहीं रोक पा रही थी, उसे गांधी जी के नैतिक बल ने रोक दिया। बिहार की हिंसा ने नफरत के उस चक्र को पूरा किया जो कोलकाता में शुरू हुआ था। कोलकाता में मुसलमानों पर हिंसा हुई तो उसका बदला नोआखली के हिंदुओं से लिया गया और नोआखली का बदला बिहार में मुसलमानों से लिया गया। ये जैसे को तैसे का एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें सिर्फ इंसानियत पिस रही थी। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बिहार का यह अनकहा दर्द एक चेतावनी जैसा लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि भाईचारे की नींव कितनी नाजुक होती है और इसे नफरत की एक चिंगारी से भी तोड़ा जा सकता है। हमें इन कहानियों को याद रखने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि पुराने जख्मों को कुरे दे, बल्कि इसलिए ताकि हम ये समझ सके कि नफरत का रास्ता हमेशा तबाही की ओर जाता है। हमें इसे याद रखना होगा ताकि इतिहास खुद को फिर से न दोहराए।